स्टूडेंट्स, अगर आप ये मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो यकीनन आपने मिड टर्म का अपना जो पेपर है वो डाउनलोड कर लिया होगा यूएआर क्लासरूम से। तो अम, अब इस पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है और मैं इंस्ट्रक्शंस पहले भी आपको दे चुकी हूँ। उसके बारे में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन, ऑडियो प्रेजेंटेशन भी भेज चुकी हूँ। तो इसलिए आपने उसी हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए, पहली बात तो गौर से ये समझ लें कि जो क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आपके जो आंसर्स हैं वो उसी के ऊपर टाइप्ड होने चाहिए और हर क्वेश्चन के अंदर आपने 250 टू 300 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद यही वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये वर्ड फाइल में बना हुआ है, जिसकी एक्सटेंशन होती है DOC या DOCX। इसी को आपने यूएआर के ऊपर अपलोड करना है। अगर आप फाइल अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस का इशू होगा फॉर दैट डे। इसलिए आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करके क्वेश्चन पेपर ऑन दिस ऑन द सेम फाइल विच इज़ द क्वेश्चन पेपर फाइल, उसके अंदर आंसर्स अपने टाइप करके और फिर वही फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी होगी। और टाइटल भी मैंने आपको बता दिया है किस फॉर्म में लिखना है, उसी फॉर्म में टाइटल दीजिएगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए आइडेंटिफाई करना कि कौन से बच्चे का कौन सा जो है वो पेपर है। अब साथ ही मैंने बताया था कि सबसे पहले जैसे ही आप अटेम्प्ट करना शुरू करें पेपर, तो सबसे पहले जगह बनी हुई है जहाँ पे आपने अपना रोल नंबर और नाम लिखना है, तो वो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आपने एक दूसरे से आंसर्स को कॉपी नहीं करना, ना ही आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है फ्रॉम द इंटरनेट। अब आपने जो मुझे असाइनमेंट्स दिए हैं, मुझे पता है मैंने असाइनमेंट्स एक्सेप्ट तो कर लिए। बहुत सारे बच्चों ने जो एग्जैक्टली मटेरियल उनको इंटरनेट से मिला, वर्ड टू वर्ड उन्होंने अपने हाथ से लिखा, उसकी पिक्चर खींची और भेज दी। वो इट वॉज ऑल राइट फॉर दैट, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, लेकिन उस तरह आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। इसके अंदर आपने अपने वर्ड्स में लिखना है और उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि एक तो आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट्स आते हो। कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ाती गई हूँ, समझाती गई हूँ, उस पर वीडियोज़ भी बनाती गई हूँ और क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो एक एक सवाल को हम अलग अलग देखेंगे। गौर से देख लें, सवाल अच्छी तरीके से समझ लें, तभी आप इसका जवाब दे सकेंगे। तो पहला जो सवाल है वो है अबाउट द फ्री मार्केट इकोनॉमी अब एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। आपने इसका एक अगर आपको याद हो तो पहली आपने जो बनाई थी असाइनमेंट वो भी इसी से रिलेटेड थी, और अपने नोट्स निकाल के देख लें। आपने ये जो तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स है ना, फ्री मार्केट, कंट्रोल्ड, बैलेंस्ड, इन सब का डिफरेंसेस ज़रूर लिखे होंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि इनकी क्या क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। जो यहाँ बैलेंस सिस्टम लिखा है इसको शायद आपने लिखा हो एज द वेलफेयर इकोनॉमी। ठीक है, उसको यहाँ बैलेंस्ड लिखा हुआ है, बट इट्स द सेम थिंग। तो आपके पास तीन तरह का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि या तो मार्केट फ्री मार्केट होती है विद इट्स ओन काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपने फ्री मार्केट के पढ़े हैं। उसके अलावा क्लोज्ड या प्लान्ड इकोनॉमीज, उसके बारे में भी हमने क्लास में भी बात की थी, आप असाइनमेंट भी कर चुके हैं। और इसी तरह एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिसको वेलफेयर इकोनॉमीज भी कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, उनके क्या सिस्टम है, ये हमने क्लास में बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था। और ये भी बात हमने डिस्कस की थी कि पाकिस्तान के लिए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम सूटेबल है। इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं हो सकती। तो इस सवाल के जवाब में आपने जो आंसर देना है उसके अंदर एक लॉजिकल मुझे आर्ग्यूमेंट देना है। अब उस आर्ग्यूमेंट में मैं ये देखूंगी कि आप जिस तरीके की भी इकोनॉमी सजेस्ट कर रहे हो पाकिस्तान के लिए,
वो क्यों सजेस्ट कर रहे हो, और आपको समझ में आता है कि जिस इकोनॉमी को भी आप से सजेस्ट करेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आपने यहाँ पे बिल्ड करना है। एक तो जो भी आप इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान के लिए सजेस्ट करें, वो बताएं कि वो इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। और दूसरी बात ये कि आप पाकिस्तान की कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इस इकोनॉमिक सिस्टम को सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है कि जो इन तीनों में से जो इकोनॉमिक सिस्टम भी आपका ख्याल है कि मुनासिब है, उसकी पहले तो आप डिटेल्स लिखें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखें, और फिर क्या लिखें कि क्यों ये पाकिस्तान के लिए रेलिवेंट है, और उसको आप जस्टिफाई करें कि पाकिस्तान की कंडीशंस क्या हैं जिस वजह से ये सिस्टम जो कि आप सजेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए रीजनेबल। अच्छा जी, ये है सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी आपने पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला है, यानी कि गुर्बत का, पावर्टी का, उसके पीछे जो उसका कोई भी एक कोर इशू है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये अब आप पे है। मसलन मसलन एक इशू है, लेट्स से इलिटरेसी का, ठीक है ना, यानी नाखवानदगी। ठीक, तो इलिटरेसी एक इशू है। जो इलिटरेट लोग हैं वो ज़्यादा होंगे मुल्क में, तो जाहिर है कि वो उतनी ज़्यादा अपना ना अपना ख्याल कर सकते हैं, ना अपना जो है उतनी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो इसलिए क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो देयरफॉर जो है मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है। तो आपने वो कोर इशू डिस्कस करना है। मैं तो आपको एक बता रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल इलिटरेसी है, लेकिन ये याद रखें कि इलिटरेसी, नाखवानदगी, ये जो इशू है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि जो भी आपने मैक्रो इकोनॉमिक इशू लिंक्ड टू पावर्टी आइडेंटिफाई किया है, उसकी माइक्रो इकोनॉमिक रीजनिंग पे, माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, इसको जाके आप अपने चैप्टर के अंदर गौर से पढ़ें। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली हाउस होल्ड एंड द बिजनेस बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एजेंट्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यानी आपने मुझे बताना है कि अगर लोग इलिटरेट हैं तो उनकी हाउस होल्ड रीजनिंग क्या है कि वो इलिटरेट है, बिकॉज उनके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, सो देयरफॉर हाउस होल्ड के अंदर एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, एजुकेशन के लिए फंड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, और एजुकेशन जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर फ्री होनी चाहिए, लेकिन हाउस होल्ड लेवल पे वो अनफॉर्चुनेटली इतनी इजीली पब्लिक एजुकेशन अवेलेबल नहीं है टू द हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक रीजनिंग जब आप दोगे तो हमेशा हाउस होल्ड्स की बात करोगे, रीजन बात करोगे, लोगों की थिंकिंग की बात करोगे। ठीक है, या आप उसकी एक उसका जो बिजनेस रीजन है वो आप बताएंगे। फॉर एग्जांपल, आप इलिटरेसी को अगर आप एक्सप्लेन करें तो आप कह सकते हैं कि जी जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो पुअर है, एंड द प्राइवेट स्कूल्स आर टू एक्सपेंसिव, and the reason private schools are giving expensive education, that is because they say that the cost of doing business in Pakistan is very high. So therefore ये तो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक रीजनिंग, जहां पे आप हाउस होल्ड्स की और बिजनेस की जो बिहेवियर है वो रीजन लिंक करोगे अपने कोर इशू के साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। ठीक है, अब जो इशू है, आपने जो इशू आइडेंटिफाई किया है फॉर एग्जांपल इलिटरेसी के साथ, तो पढ़ो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, और एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपने कंस्ट्रक्ट करनी है अपने कोर इशू के साथ रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन, क्योंकि जाहिर है हर बच्चे ने कोर इशू अलग लिखा होगा, तो वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी अलग अलग ही देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, ये रिलेटेड है जी डिमांड सप्लाई, और जो मैंने आपको पढ़ाया था हाउ मार्केट्स वर्क 1 एंड 2, उसके साथ रिलेटेड लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बताया था।
और शिफ्ट्स के बारे में बताया था और इक्विलिब्रियम प्राइसेस के बारे में बताया था। सो दिस इज चैप्टर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो उसमें से देख लें कि डिमांड सप्लाई क्या है, उसमें नॉर्मल गुड की भी डेफिनेशन गिवन है। अब आपने ये सोचना है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये हों तो आप इनमें से कौन से नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे। या आप दोबारा याद करा दूं, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनका जो कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन गुड्स की कंजम्पशन भी बढ़ा दोगे। तो मुझे जो है ना, कोई 1,000 रुपए में क्या नॉर्मल गुड्स खरीदे जा सकते हैं, इसकी कोई रियलिस्टिक सी बात कीजिएगा कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हो तो आप उसमें से क्या खरीदेंगे। जाहिर है अगर आप लिखेंगे कि जी 1,000 रुपए की गाड़ी मैं खरीदूंगा पाकिस्तान में आजकल के ज़माने में, तो आई मीन ये तो एक बड़ी फारफेच सी जो है ये एक लॉजिक होगी और मुझे लगेगा कि आपने सीरियसली नहीं किया हुआ। तो आंसर जाहिर है, मिड टर्म का एग्जाम है तो डू इट सीरियसली। आप सीरियसली बताएं कि इस वक्त अगर आपके पास 1,000 रुपए होंगे तो आप उनसे कौन से नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे। ये जो भी नॉर्मल गुड्स होंगे इन पे डिमांड एंड सप्लाई का जो लॉ है वो यकीनन अप्लाई करता होगा। तो आप बताएं कि किस तरीके से अप्लाई करता है इन गुड्स पे। सो इन गुड्स का नाम लेते हुए आप डिमांड एंड सप्लाई के जो लॉज है उन्हें अपने वर्ड्स में लिखें by referring to the goods which you have decided that you will select if you had 1,000 rupees. Now, next thing is the second part of this question asks you to think about the changes in supply और आपने equilibrium prices and quantities का change आपने बताना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 82 पे अपनी टेक्स्ट बुक के और वहाँ टेबल नंबर 4 देखें। मेरे लेक्चर्स में भी इस टेबल नंबर 4 को काफ़ी दफ़ा समझाया भी है। इस पे मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। आपने न्यूमेरिकल नहीं करना, आपने उसी चीज़ को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। लेकिन just to give you a hint, a further hint, that to answer the second part of question number 3, you will have to look at that table which is given on page 82 and it is table number 4। ठीक है, इसको देखें, आपको आंसर मिल जाएगा। आखिर में एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर 1,000 रुपए आपको नहीं दिए जाते, मीन्स के आपका जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड का हिस्सा नहीं बनता। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द मार्केट डिमांड रिड्यूसेस, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स डिक्रीज इन मार्केट डिमांड इज देयर, देन इफ सप्लाई चेंजेस व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट कंपेटिटिव प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। इसको आप ने लिखना है इन वर्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स जो है आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं डिपेंडिंग ऑन द नेम ऑफ द गुड्स विच यू आर गोइंग टू बाय आउट ऑफ 1,000 रुपीज, ठीक है। तो जो गुड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, चूज किए हैं, उनका बार बार जिक्र करें क्योंकि दैट विल मेक योर क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ईच स्टूडेंट इज गोइंग टू चूज अ डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स, सो क्वेश्चन शुड नॉट बी द सेम। आप अपने जो गुड्स आपने सेलेक्ट किए उनके बारे में बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जो है उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है और उसके बारे में आपने सोचना है, ठीक है। मैंने इलास्टिसिटी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाई हुई है। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है आपकी किताब का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। अब आपने इस सवाल में क्या कहना है, जो है वो करना है, वो आपने ये सोचना है कि अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ हैं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जिनकी के इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक डिमांड है। ऑफ कोर्स आप एक रीज़नेबल बात करेंगे, जो गुड्स भी 50,000 के अंदर एक्चुअली आ सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक चॉइस है, या तो आप 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बता दें जिनकी जनरली डिमांड जो है वो इलास्टिक, इन इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक होती है, या आप किसी एक गुड की भी बात कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें जो डिमांड कर्व है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी चेंज होती है। यानी कि जब आपकी कंजम्पशन कम है तो इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी, ज़्यादा जब कंजम्पशन हो जाएगी तो इलास्टिसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो
उस हिसाब से उस लॉजिक को भी आप ले सकते हैं कि किसी एक ही गुड की बात कर लें और उसकी मोर और लेस उसकी कंजम्पशन की बात कर लें. तो इट्स अप टू यू. यू कैन नेम 3 गुड्स और यू कैन नेम द सेम गुड at different quantities consumed और क्वांटिटीज डिमांडेड, जिसके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी चेंज होती है. लेकिन आपने किसी ना किसी गुड्स का नाम ज़रूर लेना है जो आप 50,000 रुपए में से परचेज करेंगे. अच्छा, इसके अलावा अब जो है वो आपने सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि रेवेन्यू जो है उसका और प्राइस का क्या ताल्लुक होता है गिवन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका जवाब देने के लिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आप चले जाएं पेज 95 और 96 पे. हमने इस पे एक असाइनमेंट भी की हुई है. एक्चुअली वी हैव डन एन असाइनमेंट ऑन दिस एज वेल. ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से रेवेन्यूज़ प्राइस का क्या होगी तो उसके हिसाब से रेवेन्यू क्या होगा. यही चीज़ आपने यहाँ वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी है. आपने मुझे जो है वो न्यूमेरिकल करने की कोशिश नहीं करनी. आपने ये बताना है कि जो गुड्स या गुड आपने सेलेक्ट किया है उसकी जब प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्या होगा और अगर कम होगी तो क्या होगा गिवन इट्स डिमांड इलास्टिसिटी. राइट, तो इसके लिए आप ये पेजेस इसके ऊपर जो इसका रूल है मैं आपको आसान बनाने के लिए बता रही हूँ. इसका रूल पेज 95 और 96 पे लिखा हुआ है और इस पे हमने एक असाइनमेंट भी की हुई है, तो आप उसको भी देख लें न्यूमेरिकल. लेकिन आपने न्यूमेरिकल नहीं करना, आपने इनको अपने वर्ड्स के अंदर रेफरिंग टू द गुड्स यू हैव चोजन आपने लिखना है. अगर आप 3 डिफरेंट गुड्स चूज करेंगे तो फिर आप 3 डिफरेंट प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे. अगर एक ही प्रोड्यूसर गुड जो है वो चूज करेंगे तो अकॉर्डिंगली वो एक ही प्रोड्यूसर की बात करेंगे. सो यू कैन टेक आइदर वन ऑफ दीज 2 ऑप्शंस. ठीक है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चन को समझें और खुद से इसका जवाब लिखें. ठीक है, और अगर सारे स्टूडेंट्स एक ही तरह का एक ही प्रोडक्ट को नेम करेंगे तो मुझे फिर महसूस होगा कि शायद आप लोगों ने एक दूसरे से कॉपी किया. क्वेश्चन नंबर 5, ये जो हमने चैप्टर किया था लास्ट चैप्टर बजट कंस्ट्रेंट और इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर, ये उससे रिलेटेड है. तो आपका बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि बजट कंस्ट्रेंट जो है वो क्या है. तो आप इसको पढ़ें कि बजट कंस्ट्रेंट क्या है. और अब आपने इमेजिन करना है कि आपका हाउस होल्ड बजट, अब देखिए आपका हाउस होल्ड बजट और मेरा हाउस होल्ड बजट तो एक जैसा नहीं है, तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं, और नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं कि आपका हाउस होल्ड बजट क्या है जिस कंस्ट्रेंट में रहते हुए आपके पेरेंट्स को जो है वो करना पड़ता है. तो अब आप इमेजिन करें कि आप खुद जो है वो अपना हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं और जो खर्चा है उसको मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, हाउस होल्ड का खर्चा मैनेज करें तो हर बच्चे को पता होगा कि वो क्या क्या चीज़ें अपने हाउस होल्ड बजट के अंदर रहते हुए करता है, कितना उसका हाउस होल्ड होता है और जनरली स्पीकिंग उसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें परचेज करना चाहता है. अब जनरली जब बजट कंस्ट्रेंट बनाई जाती है तो उसके अंदर 2 ही जो है वो गुड्स का जिक्र होता है. लेकिन ये याद रखें कि ये 2 गुड्स बास्केट ऑफ गुड्स भी हो सकती हैं, उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आप 2 बास्केट्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली ओनली 2 गुड्स. सो इट इज़ अप टू यू कि आप अपने टोटल हाउस होल्ड बजट्स में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड्स की बात कर लें. वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स हो, सर्विसेज भी हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या आपका जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या आपका एंटरटेनमेंट बिल है, व्हाटएवर जो भी बिल्स आपके ज़्यादा हैं उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या 2 प्रोडक्ट्स के भी नाम ले सकते हैं. मगर आई शुड नो कि आपने क्यों चूज़ किया. आप बताएं कि आप जो है जिस हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं या जिसे मैनेज करेंगे वो हाउस होल्ड जो है वो मिडिल इनकम होगा, लो इनकम या हाई इनकम हाउस होल्ड होगा. उसमें रहते हुए आपका एक रियलिस्टिकली आपका जो
बजट की बास्केट होगी, आपकी जो गुड्स की बास्केट होगी, उसमें क्या क्या गुड्स होंगे, तो उस हिसाब से बनाते हुए आपने बजट कंस्ट्रेंट बनानी है। और आपने अगेन इसको मुझे इसका न्यूमेरिकल या इसका मुझे फिगर नहीं चाहिए, आपने उसी चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। और क्योंकि आप अपने हाउस होल्ड बजट की बात कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे आइटम्स की ऐसी बात करेंगे जो बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट होगा। सो आप देखिए, आपने अपने हाउस होल्ड के अंदर कौन से दो इम्पोर्टेंट तरीन गुड्स बास्केट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह उन्हीं गुड्स बास्केट्स को लेते हुए आप इन डिफरेंस कर्व्स बताएंगे। ठीक है, जो कि क्योंकि गुड्स की बास्केट्स वही रहेंगी जो बजट कंस्ट्रेंट की हैं, तो अब आप इसके हिसाब से इंडिफरेंस कर्व्स को के बारे में बताएंगे। अब इस इंडिफरेंस कर्व्स की अगर आपको थ्योरी अच्छी तरीके से मैंने समझाई हुई है, उसी को आपने अपने जो गुड्स बास्केट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करके बताना है। ठीक है, कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। अब ये इसको मैंने जो बुक में इसकी डेफिनेशन दी है वो भी, और उसके अलावा यूटिलिटी बेस्ड जो इसकी मैंने डेफिनेशन वो भी मैं आपको लेक्चर्स में प्रेजेंटेशंस में करवा चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी, जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये आखिरी जो हमारा लेक्चर था ये उसके साथ रिलेटेड है। तो अब अगर आप वो आखिरी लेक्चर दोबारा से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व्स क्या है, और आप इसको यूटिलिटी लॉजिक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, उसके पीछे जो इसकी इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़रा गौर से पढ़ लें। नॉट ओनली मैंने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हुई हैं, बट एट द सेम टाइम मैंने उसको यूटिलिटी के एस्पेक्ट से भी आपको बताया हुआ है। तो आप उसको मेरे लेक्चर्स को ज़रा गौर से जाके देखें कि व्हाट आर दी रीजनिंग बिहाइंड दी प्रॉपर्टीज। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उनको अपने वर्ड अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें और हर जगह उसको रिलेट करें टू द बास्केट ऑफ गुड्स विच यू हैव आइडेंटिफाइड, सो दैट योर आंसर डज नॉट मैच दैट ऑफ योर फेलोज। ठीक है, तो इन डिफरेंस इस क्वेश्चन में आपने बजट कंस्ट्रेंट और इन डिफरेंस कर्व्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना है टू द बास्केट ऑफ गुड्स फॉर योर ओन हाउस होल्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर इन्होंने आपसे पूछा हुआ है अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करा चुकी हूँ। ये वो डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में से ही है। इनकम इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पेज 98 पे लिखा हुआ है, और इस पर किसी बच्चे ने मुझसे सवाल किया था तो मैंने इसे बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इनकम इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है। याद रखें कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब बनाते हैं तो हम डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहे होते, इनकम डिमांड कर्व की बात कर रहे होते। सो नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द डिमांड कर्व। और सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। इट मीन्स that when there is change in income, we see what kind of impact it has on the quantity demanded. तो इसकी शेप और डिमांड कर्व की शेप एक जैसी जो है वो नहीं होती, यूजुअली एक जैसी नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एज इनकम rises, the demand for the goods generally rises. So ये इसका जो है ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं होता। फॉर नॉर्मल गुड्स इसका जो है वो अपवर्ड कर्व होता है, सप्लाई कर्व की तरह का ही कर्व इनकम डिमांड कर्व जिसे हम कहते हैं वो होता है। खैर, तो ये पेज 98 पे भी गिवन है और इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई हुई है। एज मैं पहले क्वेश्चंस की तरह इसके अंदर भी आपने फिगर नहीं बनाना, आपने ग्राफ नहीं बनाना, आपने उसकी लॉजिक जो है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है। अब आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं दे देनी, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस देंगे वो सारी एक जैसी होंगी। क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन कहता है कि आप ये इमेजिन करें कि आप जो है आप कोई ओनर है किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के बारे में सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट के बारे में सोच लें।
ठीक है। सीमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं। आइडिया के लिए आप जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स देख लें, उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि सीमेंट का आप एक एग्जांपल ले लें कि आप सीमेंट आपकी प्रोडक्ट है, आपकी फैक्ट्री में सीमेंट बनता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा हो कि अगर आप थोड़ा सा सीमेंट फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ भी लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये है कि आप कहें कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसी चीज़ के बारे में ना कह दीजिएगा जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती ही नहीं है। मसलन आप लिख दें आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि the owner of Microsoft is Bill Gates and he's not in Pakistan, right? या आप कह दें कि आई एम द ओनर ऑफ एप्पल, ये भी गलत बात होगी। तो इसलिए किसी पाकिस्तानी फर्म का नाम लें और ये देखें कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहा है, फिर उसी के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स की आपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। तो सीमेंट पाकिस्तान में बनता है, तो आप ये बताएंगे कि अगर सीमेंट की जो डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट होगा एज द इनकम ऑफ पीपल गोज अप। ठीक है, जाहिर है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन लाइकवाइज जैसे कि अब कोरोना की वजह से इनकम जो है वो रिड्यूस हो रही हैं, तो इसी तरीके से आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो आपका जो इनकम डिमांड कर्व है वो आपको बताता है कि जैसे लोगों की इनकम्स कम होंगी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन आपने इलास्टिसिटी की बात करनी है, तो इसलिए लॉजिकली बताएं कि आपका जो प्रोडक्ट चोजन प्रोडक्ट है वो इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट द इनकम एंड द डिमांड एंड सेकेंडली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब आप ये देख लें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर यू लुकिंग एट व्हाट इज द प्राइस एंड व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो सप्लाई, अब मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये मैं आपको इसके ऊपर एक स्लाइड एक प्रेजेंटेशन में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स भी देख लें, उससे आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है क्या उस प्रोडक्ट की क्या वो इलास्टिक होगी या वो इनइलास्टिक होगी। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट्स को पढ़ के भी इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि प्रोडक्ट आपकी जो है वो इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक होगी। तो ये आपने लॉजिक बतानी है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट विच यू हैव चोजन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये भी बताना है कि जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बन रही है, आपकी फैक्ट्री में बन रही है, उसका जो सप्लाई कर्व है क्या आपके हिसाब से वो लीनियर होगा या वो नॉन लीनियर होगा। आप नॉन लीनियर रीज़न दें। मैंने इसके ऊपर भी आपको एक असाइनमेंट करवाई थी कि सप्लाई कर्व्स कैन बी नॉन लीनियर एज वेल। इज देयर एनी रीज़न टू थिंक दैट द सप्लाई कर्व ऑफ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी नॉन लीनियर एंड व्हाई? ये भी आप एक इसकी लॉजिक कंस्ट्रक्ट करके बताएंगे। ठीक है, कहीं भी आपने मुझे लीनियर नॉन लीनियर के लिए ग्राफ्स नहीं बना के दिखाने की कोशिश करनी, आपने वर्ड्स में लॉजिक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपने पहले तो अगेन बता दो, एक लॉजिकली एक ऐसी फर्म जो पाकिस्तान में जो है वो रजिस्टर्ड हो और मैन्युफैक्चर भी कर रही हो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स है जो कि वो मैन्युफैक्चर करेगी। उसके बाद आपने उसकी डिमांड देखनी है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में नहीं बात करनी, इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात करनी है। फिर आपने इसी प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिसिटी की बात करनी है, व्हाट इज द रीजन that it is going to have a particular kind of supply curve। ठीक है, लॉजिकली बताएं कि इसका सप्लाई कर्व इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा, लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है जो कि आपको इससे पहले भी कराया गया है और आपको पढ़ाया गया है। और इसके लिए आप चैप्टर पेज नंबर 98, 99 और 100 और 101 इनको दोबारा देख लें, मेरे लेक्चर्स भी देख लें और टेक्स्ट बुक्स पे ये पेजेस दोबारा देख लें।
अच्छा, फाइनली मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बावजूद अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे और पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस आप मुझसे और पूछना चाहते हैं, तो आप 24th यानी आज के दिन में, जब आपने ये डाउनलोड किया है इन टुडेज डेट, अगर आप क्वेश्चन जो हैं वो मुझे टेक्स्ट करना चाहें, मैसेज करना चाहें या ऑडियो मैसेज भेजना चाहें, तो वो अपने सीआरस के थ्रू भेज सकते हैं और मैं आज के दिन में ही कोशिश करूंगी कि उसको रिस्पॉन्ड कर दूं. But only the messages which I get today, I will answer them. Tomorrow is the time when you are going to complete your answers and you are going to try to upload it. So upload it first on UAR Classroom, क्योंकि UAR Classroom पे जब आप अपनी वर्ड की कंप्लीट फाइल अपलोड करेंगे तो ही आपकी अटेंडेंस कंसिडर होगी. अगर आप अपलोड कर देते हो गलत फाइल, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं ये देखूंगी कि क्या आपने मुझे ईमेल भी की हुई है 25 तारीख तक. मैं 26 को नहीं एक्सेप्ट करूंगी ईमेल्स. 25 तारीख तक अगर आपने मुझे वो ईमेल की हो और कोई किसी वजह से गलत फाइल अपलोड हो गई हो या आपकी जो है वो कोई और प्रॉब्लम हो जाए अपलोडिंग यूएआर पे, तो मैं फिर कोशिश करूंगी कि आपका केस जो है वो पुट अप कर दिया जाए. लेकिन 25th को आपने जो है वो डेफिनेटली अपनी पेपर जो है वो कंप्लीट करना है. सो आफ्टर दिस, good luck. If you have any questions in today's date, you can ask me. I will be looking forward to good papers from you. Good luck again.